गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई की घटना को सांप्रदायिक रंग देने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान को पुलिस तलाश रही है। उम्मेद पहलवान की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। उम्मेद पहलवान के खिलाफ बेहद गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उम्मेद पहलवान वो शख्स है जो बुजुर्ग अब्दुल समद को लेकर थाने गया था। उम्मेद पर पूरी घटना को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के एक नेता पर यह संगीन इल्जाम, जो घटना घटी थी, कहा यह जा रहा है कि उसने उसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। गाजियाबाद केस में एसपी नेता उम्मेद पहलवान की तलाश तेज कर दी गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में जो बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना हुई थी, पुलिस की पड़ताल में जो बातें सामने आ रही हैं आपको विस्तार से बताएंगे मेरे सहयोगी मनोज वर्मा अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ और पता चल पा रहा, अब तक की तफ्तीश में क्या बातें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले के अंदर दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम इंतजार है और दूसरे का नाम सद्दाम उर्फ बौना है। सद्दाम उर्फ बौना वो शख्स है जो पीड़ित बुजुर्ग को, जो मुख्य आरोपी परवेश गुजर है, उसके यहाँ पर लेकर के गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा इंतजार वो शख्स है जिसके कहने पर वो लेकर के गया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उम्मेद पहलवान, उसके खिलाफ भी मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है, क्योंकि इस पूरे की पूरे वायरल वीडियो को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी। फेसबुक पर कई लाइव किए गए थे और उसके बाद कल ये मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस लगातार उम्मेद पहलवान की तलाश में अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। कल उम्मेद पहलवान एबीपी न्यूज़ पर भी सामने आया था, जिसमें वो सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहा था। उस टाइम वो बुलंदशहर में था, लेकिन अभी इस वक्त उम्मेद पहलवान कहाँ है ये पुलिस को भी नहीं पता है। लगातार जो कई टीमें हैं वो उम्मेद पहलवान को ढूंढ रही है। इसके अलावा पुलिस ने अभी दो और लोगों को हिरासत में लिया है। जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये वो दो लोग हैं जो 5 जून को बुजुर्ग की पिटाई में शामिल थे। उनसे अभी इसी थाने के अंदर यहाँ पर लगातार पूछताछ चल रही है। जी, ये बताइए कि मनोज, अब तक पुलिस क्या स्पष्ट तौर पर यह बता पाने की स्थिति में है कि घटना के पीछे की वजह क्या रही? जो ताबीज वाली बात कही जा रही थी वही, या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, अभी तक की पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक जो ताबीज़ वाली बात सामने आ रही थी वही घटना की असली वजह पुलिस बता रही है। पुलिस का यही कहना है कि परवेश इस बात से नाराज़ था कि जो बुजुर्ग ने उसे ताबीज़ दिया था, उस ताबीज़ की वजह से उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसके जो बेटा था, उसकी मौत हो गई। इसके अलावा उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और 5 जून को जब पीड़ित बुजुर्ग यहाँ पर लोनी में पहुँचा और परवेश ने उसे अपने घर बुलाया, इस बात पर पिटाई की। तो फिलहाल की जो तफ्तीश है वो इसी बात पर है पुलिस की कि बुजुर्ग ने जो ताबीज़ दिया था उसी को लेकर के झगड़ा हुआ, यानी कि आपसी रंजिश थी। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग के बयान हैं वो भी विरोधाभास है उन बयानों में भी, क्योंकि बुजुर्ग ने ये कहा था कि उसको पहले ऑटो में अगवा किया गया, फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर के उनके साथ मारपीट की गई, जबकि पुलिस की तफ्तीश में ऐसा नहीं निकला है। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि जो सद्दाम उर्फ बौना है वो बुजुर्ग को परवेश के यहाँ पर लेकर के गया था और बुजुर्ग पहले से ही इन सभी आरोपियों को जानता था, जबकि मुकदमा अज्ञात में लिखवाया गया। मनोज, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास और ज्यादा हम आपसे जानकारी लेंगे इसी मसले पर। आइए बातचीत करते हैं, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इस मसले में उनकी राय क्या है। विक्रम सिंह जी मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। कांग्रेस के नेता हैं सुरेंद्र राजपूत, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और विनोद बंसल हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता, उनका भी हम रुख करेंगे और ग्राउंड जीरो पर भी हम चलेंगे। मनोज वर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी गाजियाबाद से मौजूद हैं और आपको बुलंदशहर वरुण जैन के पास भी लिए चलेंगे। सबसे पहले अनुराग भदौरिया आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि पुलिस की अब तक की जांच में जो बात सामने आ रही है उसमें आरोपों के घेरे में एक समाजवादी पार्टी के नेता है उम्मेद पहलवान। कहा यह जा रहा है कि जानबूझकर आप लोगों ने इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया। देखिए, एक शब्द जो आपने इस्तेमाल किया ना, आप लोगों ने, तो इसके मतलब ये मान लिया जाए कि योगी जी के मंच पे जो देवेंद्र गब्बर जो क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर था, इसके मतलब योगी जी हिस्ट्री सीटर के साथ उठते बैठते हैं? बता दीजिए आप। जिस तरह से फोटो वायरल हुई थी विक्रू कांड के दोषी की, विकास दुबे की नेताओं के साथ बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री थे, तो इसके मतलब क्या उनके साथ हाथ था? इसलिए कम से कम आप परसेप्शन मत क्रिएट कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, मुझे लगता है एक बात साफ हो जानी चाहिए बातचीत की शुरुआत में ही। तो क्या मैं ये मानूं
क्या मैं ये मानूं, जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं उन्हें आप ये कह रहे हैं कि उम्मेद पहलवान से अब आप लोग कोई संबंध नहीं रखेंगे फिलहाल, जब तक कि पूरे मामले की जांच ना हो जाए? क्या वो समाजवादी पार्टी का नेता है? क्या ये आप स्पष्ट कर रहे हैं इस मंच से? लीजिए, बस आपके हिसाब से नेता, इसलिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे कोई भी पार्टी बड़ी होती है, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी दल का हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, समाज के कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कानून तोड़ रहा है, तो उसको कानून को तोड़ने वाले को सजा देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार और पुलिस की होती है। और सरकार पुलिस अपनी जिम्मेदारी में, अपनी इकबाल सरकार पुलिस का उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ है। और कोई भी किसी को जाके पीट देगा, कोई भी किसी बच्ची के साथ अन्याय कर देगा, कोई भी ट्रस्ट में घपला कर देगा, कोई भी किसी पत्रकार की हत्या कर देगा, कोई भी किसी जमीन पे कब्जा कर लेगा, और अपनी पुलिस नाकामी छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए उसको राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है, सरकार का इकबाल खत्म हुआ है, सरकार का डर खत्म हुआ लोगों के ऊपर में। सरकार उसको राजनीतिक रूप रंग ना देके उसकी जिम्मेदारी बनती है उसको समस्या का समाधान करना। ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं विनोद बंसल से। बचना चाहती है। विनोद बंसल, आप सुन रहे हैं, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि दरअसल पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है, सरकार का इकबाल खत्म हुआ है और गलत लोगों को फंसाया जा रहा है। देखिए, अगर पुलिस पर जो लोग शक करेंगे तो फिर तो उसका कोई और ये एक मिनट अनुराग भदौरिया, अपनी बात एक मिनट विनोद बंसल जी, एक मिनट रुकिए। अनुराग भदौरिया जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ। मैंने कब बोला गलत लोगों को फंसाया जा रहा है? आपने कहा नहीं, आपने कहा ना कि कई लोगों को पिछले दिनों में कई लोगों की हत्या हो गई, तमाम तरह की बातें आप कह रहे हैं ना। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये बताइए ना, फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, इसलिए मेरी बात सुन लीजिए। पुलिस का इकबाल खत्म हुआ, इसलिए लोगों के ऊपर से डर खत्म हुआ है। पुलिस का इकबाल तो पुलिस का इकबाल खत्म होने का क्या मतलब होता है? पुलिस का इकबाल खत्म होने का क्या मतलब होता है? कि पुलिस सही जांच नहीं कर रही है? पुलिस नहीं, इसका इकबाल खत्म होने का और क्या मतलब निकाले हम? प्रभु मुझे बोलने दीजिए। पुलिस का अरे आप ही तो बोल रहे हैं, प्रभु बोलिए ना। आप परमपिता परमेश्वर की तरह आप ही तो बोल रहे इतनी देर से, बोलिए तो। पुलिस का इकबाल का पढ़ाई लिखाई से नहीं होता। पुलिस का इकबाल का मतलब होता है पुलिस का डर खत्म हुआ। कोई किसी को पीट देगा, कोई किसी व्यक्ति की हत्या कर देगा, कोई किसी बच्ची के साथ अन्याय कर देगा, रेप कर देगा, कोई ट्रस्ट में घपला कर देगा, कोई किसी पत्रकार की हत्या कर देगा, कोई किसी की जमीन पे कब्जा कर लेगा। और फिर जब बात खुल के सामने आएगी तो पुलिस उसका राजनीतिक रूप रंग देना चाहेगी, बजाय अपनी। ठीक है, चलिए विनोद बंसल को बोलने दीजिए। कायम कीजिए अपना। ठीक है, आपकी बात हो गई, विनोद बंसल को बोलने दीजिए। विनोद जी, हाँ, जो भी कानून हाथ में लेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। उसकी मार्केटिंग मत कीजिए, उसका मुद्दा मत बनाइए। अरे मुद्दा कौन बना रहा है? आप ही लोगों ने तो मुद्दा बनाया ना। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस की तरफ से भी तो ये बातें कही गई, बीजेपी के लोग कह रहे हैं मुद्दा तो राजनीतिक दल वाले ही बनाते हैं ना। विनोद बंसल जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए अनुराग जी की बौखलाहट सामने नजर आ गई, अपने आप के सामने कह रहे हैं। देखिए, जिन्होंने जो नियत के राम भक्तों के हत्यारे हैं वो आज राम मंदिर की बात करने लगे। और मुझे मजे की बात यह है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उसने सारा खुलासा कर दिया, तो ये बिलबिला उठे। क्योंकि उसमें अपनी पार्टी का एक नेता इन्वॉल्व हो गया उसमें, और वो सीधा नंगा हो गया एकदम। अब देखिए कि एक किस तरह से समाज के अंदर विद्वेष फैलाने की, और भारत के अंदर खासकर उत्तर प्रदेश जैसे सेंसिटिव इलाके के अंदर, जहां पर के चुनावों में हमेशा ये सांप्रदायिक हिंसा को जन्म देते हैं और उसके बाद उसी पर राजनीतिक रोटियां सेक करके अपनी जो राजनीति को चमकाते हैं। अब उन लोगों पर पूजनीय महंत जी ने और एक विराम लगा दिया, और जिस प्रकार पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, उस प्रॉम्प्ट एक्शन के कारण ये पूरी तरह से बिलबिला उठे हैं। आप देखिए कि जहां पर ये जो राम जन्मभूमि, ये 50 तरह के प्रश्न लगा रहे हैं, इनका एक भी प्रश्न आधार सहित नहीं है, कोई आधारहीन है सारे के सारे प्रश्न। और आप मुझे बताइए, देखिए आज जिस बात की हम बात कर रहे हैं लोनी वाले मामले में किसको नहीं पता यार कि ये क्या करते हैं? अगर ताबीज रीता तो उसको क्या पड़ी मुझे बताइए? उस बंदे को क्यों मारेगा कोई? क्या इसलिए कि उसकी दाढ़ी है? ये दाढ़ी में आपके मुल्ला जी बैठे हुए हैं, इनको तो आप नहीं मारते। हम चैनल पर बैठ कर डिबेट करते हैं, बहुत सारे दाढ़ी वाले और टोपी वाले बैठते हैं, उनको तो कोई अपशब्द नहीं बोलता। क्यों भाई? उसी को क्यों बोला? क्यों? क्योंकि षड्यंत्र है। अपनी खाल बचाने के लिए दूसरे संप्रदाय को, दूसरे धर्म को, भारत की संस्कृति को, भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाना इनकी पुरानी आदत, संस्कृति और विकृति रही है। आप देखिए कि सुरेंद्र राजपूत जी, क्या ये सब षड्यंत्र है, मानते हैं आप? और उसमें कांग्रेस के नेताओं का बहुत बड़ा हाल है। और ये देखिए ओवैसी और राहुल गांधी जैसे लोग, आप देखिए ये नेशनल इंडियन इटालियन नेशनल पार्टी के प्रमुख हैं, वो जिस तरह से ट्वीट करते हैं। अरे सुरेंद्र राजपूत को बोलने दीजिए ना, अनुराग भदौरिया जी।
विकास का काम गिनाने को नहीं है, षड्यंत्र कर रहे हो। अनुराग भदौरिया जी, सुरेंद्र राजपूत जी को बोलने दीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बोलने दीजिए, फिर मैं आता हूं। आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। और भी कुछ मेहमान हैं हमारे साथ पैनल में। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए। विनोद बंसल कह रहे हैं कि ये सब कुछ षड्यंत्र के तहत किया गया और उसमें कांग्रेस भी शामिल है, यहां तक कह गए वो। बिल्कुल है जी, ट्वीट से साफ हो रहा है। विनोद बंसल जी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कितने भी नेता हों, ये सिवाय थेथराई करने के कुछ नहीं करते हैं। अब इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम भी ये लोग अपभ्रंश करते हैं। अगर हम इनके नेताओं को कड़ी पार कहें तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हैं ना कि पुलिस की जांच पर, तो मैं विनोद बंसल जी से ही पूछ लेना चाहता हूं। एक मिनट विनोद बंसल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। आप थोड़ा सा बहस की गंभीरता को बनाए रखिए। आप लोग परेशान हैं, हम जानते हैं। चंदा चोरी के आरोप आपके ऊपर है, चंदा चोर है आप। शांत करने के लिए मुद्दा लाया गया है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिए। आप जी बिल्कुल मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूँ, आप खाली इतना बता दें विनोद बंसल जी कि विनोद बंसल जी को अगर पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है तो बिल्कुल हाँ करें। एक बात को हम मान लेंगे कि विनोद बंसल जी पुलिस की जांच से पूरी तरीके से महाराष्ट्र में भी कानून वो रहते हैं, पहले आप ये बताओ कि आपको राहुल गांधी के ट्विटर पर भरोसा है कि नहीं? राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था, क्या वो पूरा तरह सत्य है क्या? बताओ ना। वो इटालियन नेशनल कर्ज का जो प्रमुख नेता है, वो अगर ट्वीट करता है सोनी वाले मामले पर, क्या आपको लग रहा है इन्वेस्टिगेशन किया था आपने ट्वीट करने से पहले? आपने ट्वीट करने से पहले आपने इन्वेस्टिगेशन किया? बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से। विनोद जी बोल लेने दीजिए ना सुरेंद्र राजपूत को, फिर मैं आपके पास आता हूँ। पूछेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। ये सीधे सीधे बोला ना जी। यही बौखलाहट है इनकी। चंदा चोरों की यही बौखलाहट है। 1400 करोड़ के चंदा चोर और 3200 करोड़ के चंदा चोरों की यही बौखलाहट है। सुन लीजिए, राहुल गांधी के ट्वीट सत्य बोल रहे हैं। हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। वो जीजाजी वाला चंदा क्या बताओ ना, या दीदी प्रियंका वाला कौन सा बोल रहे हो? ये इटली से लेके आई थी, उस चंदे की बात कर रहे हो क्या? सुरेंद्र जी बताओ, कौन से चंदे की बात कर रहे हो? कांग्रेस की चंदा दिया नहीं। देखिए, दिक्कत यह है कि मैं लोनी वाले मुद्दे पर, गाजियाबाद वाले मुद्दे पर बात कर रहा हूं। आप लोग बहस को डिरेल कर रहे हैं। आपस में मत उलझिए और बारी बारी से अपनी बात रखिए ताकि दर्शक भी आपको सुन पाए। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई हो जाती है और इस मामले में कहा यह जा रहा है कि इसे जानबूझकर सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा उनसे एक बार छोटा सा इस पर कमेंट ले लें, उसके बाद हमारे सहयोगी मनोज वर्मा और वरुण जैन का भी हम रुख करेंगे। विक्रम सिंह जी, आप ब्रेक के पहले सुन रहे थे, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है। सीधे सीधे पूरे पुलिस फोर्स के बारे में ऐसा कहना क्या आपको सही लगता है? दूसरी बात, पुलिस की भूमिका अब तक की जांच में आप कैसे पाते हैं? अखिलेश जी, पुलिस की भूमिका बहुत उत्कृष्ट और व्यावसायिक दक्षता का परिचय दिया है। इतने जल्दी इसका सफल अनावरण हुआ है। गाजियाबाद पुलिस बधाई की पात्र है। नंबर 1, अनुराग भदौरिया जी की बात से मैं थोड़ा सहमत भी हूं आंशिक रूप से कि पुलिस का आतंक खत्म हो गया। पुलिस ने जो धाराएं लगाई अखिलेश जी, 34 आईपीसी, 153 ए आईपीसी, 295 ए आईपीसी, 505 आईपीसी, 120 बी आईपीसी। मेरा परामर्श होगा गाजियाबाद में कि आतंक पैदा करना है तो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उमेद पहलवान की चल अचल संपत्ति कुर्क कर ले। रासुका के अंतर्गत इनको निरुद्ध कर दें, ये भूल जाएंगे राजनीति क्या होती है। इतने भयावह कांड में आप होम्योपैथिक इलाज और बैंडेड लगा रहे हैं, आतंक कैसे होगा? आतंक अगर होना चाहिए था, मेरे कार्यकाल में अगर ये हुआ होता, खैर उसको छोड़ दीजिए, मेरा कार्यकाल नहीं है, वो समय दूसरा था। लेकिन मेरा परामर्श होगा, गैंगस्टर एक्ट और एनएसए है। अगर सारा मोहल्ला जानता है ताबीज कर रहे थे, 100 ग्राहक लाके आके संवाददाता ने बता दिया कि इनके पास ताबीज, गंडे और इस तरह की इल्म की किताबें मिली, पता लगा लीजिए, सैकड़ों लोग और मिल जाएंगे। गवाही करके इनको तबाह कर दीजिए। शाम तक एसएसपी गाजियाबाद साहब और जिन लोगों ने गिद्ध की तरह टूट पड़े इसका लाभ उठाने के लिए अनुचित, उनके ऊपर भी कार्रवाई जरूर कर ले, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इस तरीके से शासन प्रशासन नहीं चलता है कि जो वातावरण को विषाक्त कर ले। विक्रम जी, मैं आपके पास आगे आऊंगा, आपसे और विस्तार में हम लोग बातचीत करेंगे चूंकि कई महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। वरुण जैन हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हमारे सहयोगी। वरुण, अब परिवार के लोग क्या कह रहे हैं अब तक की जांच के बाद?
देखिए, परिवार के लोग आज किसी तरीके से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब्दुल समद भी घर पर मौजूद नहीं है, ऐसा उनका कहना है। दावा है कि वो कल देर रात को ही दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली क्यों निकल गए, किसके साथ निकल गए, वो इसकी जानकारी भी साझा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं अब्दुल समद है उनके बयानों के ऊपर। जो विरोधाभास है वो जानते हैं कि इनके जवाब देने पड़ेंगे और शायद इसीलिए वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में अब्दुल समद ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR कराई, जबकि जो आरोपी थे वो उनके पहले से ही जान पहचान के थे, 3 महीने से संपर्क में थे, ये बात भी उसने बिल्कुल नहीं बताई। तो कहीं ना कहीं किडनैपिंग की जो बात कही, पुलिस की जांच में बात सामने आ रही है कि वो एक स्कूटी पर गया था। तो कई ऐसे सवाल है जो खड़े हो रहे हैं और उसी से बचने के लिए अब परिवार जो है वो अब्दुल समद को सामने नहीं आने दे रहा और कहीं ना कहीं बहाने बना रहा है कि वो दिल्ली निकल गए या कहीं और निकल गए हैं। जी, ये बात तो और ज्यादा संदेह पैदा करती है कि अब अब्दुल समद इस तरीके से क्यों गायब हो गए हैं, क्यों नहीं सारे सवालों के जवाब सामने आकर दे रहे हैं। जो सच है वो बताएं, इसमें दिक्कत क्या है। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास भी आऊंगा। और गाजियाबाद वाली घटना पर आज हम ये बहस कर रहे हैं कि क्या इस मामले को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से, ताकि वोटों की खेती हो सके। बातचीत करने के लिए अलग अलग दलों से हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं और अब मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आ रहा हूं सीधा ही। मुझे जरा ये बताइए, और आप पर भी सवाल खड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेताओं पर भी, इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपके जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, राहुल गांधी ने, क्या इस मामले की जब तक पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाए, जब तक नतीजे तक पुलिस ना पहुंचे, इस पर बोलना, बयान देना या ट्वीट करना इस मामले को तूल देना नहीं है? एक बड़ा पुराना सा शेर है अखिलेश भाई, कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। कल तक उस अब्दुल समद का एक रिकॉर्डेड मैसेज वायरल करके ये क्या नाम भाजपा वाले लोग और विश्व हिंदू परिषद वाले लोग कह रहे थे कि देखो उसे पुलिस से कोई शिकायत नहीं है और वो सारी चीजें ठीक कर रहा है। आज जब उसने साफ साफ कह दिया कि साहब नहीं मुझसे नारे लगवाएगा, तो उसकी बात अभी क्या नाम विक्टिम की बात तो आप मानेंगे ना। आप जांच करिए और ऐसी जांच करिए जो कोर्ट के उसमें खड़े हो जाए, एक चीज। दूसरी चीज, आप एक बात और बताइए, कल तक ये कह रहे थे कि सारे के सारे अभियुक्त मुसलमान है, एक मुसलमान की दाढ़ी कैसे काट सकता है। आज आप सभी लोग कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा उसके पिताजी प्रवेश गुर्जर उसके पिताजी ज्ञानेंद्र गुर्जर या फलाने गुर्जर, ये सारी की सारी बात है। आप जो है एक आपराधिक घटना को लगातार सांप्रदायिक रंग देने का काम सुरेंद्र राजपूत जी, विश्व हिंदू परिषद, ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी कुछ बातें सही भी हो सकती हैं, लेकिन मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए। आपने अपनी तरफ से सारी बातें कह ली। सुरेंद्र राजपूत, एक मिनट तरीके से सर सुन लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं फिर बिल आ गए। मेरा आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? सुरेंद्र जी, आखिरी का वाक्य आपका मैं नहीं सुन पाया, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ गई, क्या कहना चाह रहे हैं? तो आप अखिलेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, कुछ दिक्कत आ गई है। मैंने कहा ये विनोद शर्मा जी थेथरई, विनोद बंसल जी थेथरई कर रहे हैं, इनको छोड़िए, आप सवाल। मैं सवाल, विनोद बंसल ने कौन सा ट्वीट किया? हमारी आवाज, मेरा सवाल, हाँ आ रही है सुरेंद्र राजपूत, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल यह है कि आपके नेता राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं इस घटना को लेकर, और जिस तरीके से उसमें राम शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है, क्यों, आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी इस मामले में? जब तक जांच पड़ताल ना हो जाए, किसी नतीजे तक ना पहुंच जाए, उससे भी एक मंशा जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे आप लोग राजनीतिक लाभ देखना चाह रहे थे। आप इसका भी बिल्कुल तथ्यात्मक जवाब सुन लीजिए। श्री राहुल गांधी जी के ट्वीट में आप मुझे ये बता दो गलत क्या है? क्या कोई राम किसी दूसरे धर्म वाले की दाढ़ी काट सकता है? क्या राम भक्त को ऐसा करने की धर्म इजाजत देता है? राजपूत जी, बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन यहाँ राम शब्द लिखने की जरूरत क्या थी? अपराधी होता है, उसे धर्म विशेष से जोड़ने का मतलब क्या है? उसमें लिखते ना, क्या कोई अपराधी ऐसा, कोई आम आदमी ऐसा कर सकता है? बदमाश, गुंडा, कुछ भी कह लीजिए उसे आप, लेकिन इस तरह की शब्दावली। हाँ, आप ऑडियो थोड़ी ठीक कीजिए पहले सुरेंद्र राजपूत जी, मैं कोशिश करता हूं इस तकनीकी खामी को हम दूर कर लें, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। विक्रम सिंह जी, विनोद बंसल जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले विक्रम सिंह जी आपके पास में आ रहा हूं। कोई भी राजनीतिक दल हो, ऐसा लगता है कि सबकी मंशा थी कि वोटों की खेती की जाए, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो।
अखिलेश जी, ये बेकरारी जो है बड़ी चिंता का विषय है। मैंने वो युग भी देखा था कि इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर चर्चा करने में वरिष्ठ नेता परहेज करते थे। जब विवेचना पूर्ण हो जाती थी उसके बाद बड़ा परिमार्जित वक्तव्य दिया जाता था। ये बेकरारी और बेसब्री मैंने नहीं देखी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें तड़का लगा के नए नए आयाम डाल करके और उसमें चटकरा लगा करके प्रसार प्रचार करना, इसको मैं निहायत ही गैर जिम्मेदाराना कृत्य मानता हूं। नहीं होना चाहिए था। और मैंने तो यहां तक आह्वान किया था कि अगर किसी ने गैर जिम्मेदाराना अपुष्ट चीजों को लेकर के भ्रम की स्थिति उत्पन्न की थी तो कानून के सामने उनको भी अपना जवाबदेही उनकी बनती है और पुलिस से उनके बयान लेने चाहिए थे कि अपुष्ट तथ्यों और आरोपों और अफवाह के आधार पर आपने कैसे ट्वीट किया, और इसके आधार पर आपको एक परामर्श ही क्यों न दिया जाए। लेकिन परामर्श और कार्रवाई की मैं प्रबल संस्तुति करता हूं और होनी चाहिए, वरना इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत अगर हम करते रहे, उत्तर प्रदेश अगर राष्ट्र होता है तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र होता, और हम ढूंढ ढूंढ के ऐसे घटनाओं को लेके उसमें नमक मिर्च लगा के अगर परोसेंगे तो फिर भगवान ही मालिक है हमारे स्टेट का, प्रदेश का और सांप्रदायिक स्थिति का। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल विक्रम जी, अब्दुल समद के घर हमारे संवाददाता भी आज पहुंचे हैं, लेकिन वो घर पर नहीं है। जांच में क्या उन्हें सहयोग नहीं करना चाहिए एक ऐसे वक्त में जब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके बयानों पर विरोधाभास की बात कही जा रही है, उनका अचानक से यूं गायब हो जाना क्या बताता है? भूमिगत होना अपने में ही एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, और महत्वपूर्ण है तो पुलिस को चाहिए उनके ऊपर लगाए 5 लाख का इनाम और उनको दस्तयाब करें। हाथ पे हाथ धर के बैठने की जरूरत नहीं है। और जो भी हो उनके पोस्टर गली गली लगवाने चाहिए। उनके रिश्तेदार जो उनके साथ शामिल थे, मुलव्विस थे, उनको पूछताछ करें। और सबकी नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। समझ जितने लोग ही जिसमें प्रकाश में आए हैं उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। इतने से बात नहीं बनेगी अखिलेश जी। और उसको करने के बाद ये देख लेना चाहिए, ताबीज सारी दुनिया जानती है, गाजियाबाद में ताबीज का धंधा खूब फल फूल रहा है। अखबार उठा के देखिए पेज 2 और पेज 5 के ऊपर। और उसके बावजूद अगर इनके ताबीज की झोले वगैरह सब निकले ताबीज, तो क्यों हम उसको डिफेंड कर रहे हैं? इनको डिफेंड करने का क्या औचित्य है? इनके बैकग्राउंड, इनके एंटीसीडेंट्स और बैंक बैलेंस वगैरह चेक कर लें, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी अखिलेश। ठीक है। विनोद बंसल जी क्या कह रहे थे, आप बताइए, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? अखिलेश जी 2-3 बातें मैं तथ्यात्मक कहना चाहता हूं। देखिए, एक तो राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था उसमें कहा था श्री राम के सच्चे भक्तों को इन्होंने जिम्मेदार ठहराया था इस घटना के लिए। श्री राम के सच्चे भक्त, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता भी पड़ा होगा इसको। मेरी बात को पूरी नहीं दीजिए आप बिल्कुल मत बोलिए, हिंदू समाज को बोलने का मौका दीजिए। मैं कहता हूँ आपने जारी किया, कौन सा वीडियो जारी किया है बताओ ना। मैं इनसे जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ, इनको भागने नहीं दूंगा अखिलेश जी, आज मैं इनको भागने नहीं दूंगा। घटना पर सुरेंद्र राजपूत जी बोलने तो दीजिए सर। सुरेंद्र जी आज आपको क्या हो गया है? सुरेंद्र जी बोलने तो दीजिए, विनोद बंसल को अपनी बात कह लेने दीजिए, मैं आपको भरपूर समय दूंगा। अनुराग भदौरिया के पास भी फिर मैं जाऊंगा, बोलने तो दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, अरे सर सुन तो लीजिए मेरी बात, बोल लेने दीजिए ना, विनोद बंसल को अपनी बात तो कहने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप बोलिएगा। सर इस तरीके से आप लोग उलझेंगे, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा, कोई फायदा नहीं फिर इस बहस का। समाजवादी है, चंदा खाने वाले लोग श्री राम के नाम का कौन से हैं? अरे कौन से चंदे की बात कर रहे हो? 2G, 3G, 4G, 5G। अरे बारी बारी से बोलिए भाई, इस तरह झगड़ा मत कीजिए आपस में। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको जो जो कहना सारी बातें कहिएगा, लेकिन आपकी बारी आएगी तब। सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज बात समझिए सर, बोलने दीजिए जल्दी से। विनोद बंसल जी समय नहीं, आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए। मैं इस डिबेट में अकेला शंकर दूंगा इसमें, और आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। आप मुझे बताइए, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा आरोप है, मुझे बोलने नहीं दे रहे। अरे बोलिए ना, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ आप लोगों को, आपस में आप लोग उलझ जा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी बोलने दीजिए विनोद बंसल जी को, बोलिए विनोद जी। ये सत्य को दबाना चाहते हैं, मैं सत्य रखना चाहता हूँ, ये सत्य को दबाना चाहते हैं। मुझे बताइए सिंधु परिषद के किस नेता ने वीडियो जारी किया? तो ये इटालियन नेशनल परिषद प्रवक्ता बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, दूसरी बात बताइए कि आखिरकार राहुल गांधी ने कौन से सच्चे राम भक्त की बात की है? सच्चे राम भक्त कौन है बताइए? क्या वो जटाधारी ब्राह्मण है सच्चे राम भक्त, या इतनी माता राम भक्त है? क्या मुझे बताइए वो जीजाती राम भक्त तो हम लोग सच्चे राम भक्त हैं? शर्म करो, अरे शर्म करो। सुरेंद्र जी आपकी माता जी समझ देखते हैं, वो तो आप देंगे। आप बोलिए राम के
प्लीज। राम के हम गाजियाबाद वाली घटना पे आज बहस कर रहे हैं, लोधी वाली घटना पर। सुरेंद्र राजपूत जी, विनोद बंसल जी, 1 मिनट, मुद्दे पे आइए, आपस में मत उलझिए। हर किसी का समय कीमती होता है, प्लीज इस बात को समझिए। जो हमारे दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें कोई बात ही नहीं समझ में आएगी इस तरीके से आप झगड़ा करेंगे तो। बारी बारी से बोलिए ना। चलिए मैं अनुराग भदौरिया के पास चलता हूँ, फिर शांत हो जाइए। चलिए अनुराग भदौरिया के पास में चलता हूँ। अरे तो विनोद जी आप जल्दी बोलिए ना, एक साथ सब बोलते रहेंगे तो कैसे हो पाएगा। सुरेंद्र जी मैं हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ, इनको बोलने दीजिए, 20-30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर मैं आपको भी समय दूंगा, आप बोल लीजिएगा, फिर अनुराग भदौरिया के पास में जाऊंगा। आप एक साथ यूं उलझेंगे, झगड़ा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इन्होंने कहा कंसल को तथ्यात्मक नहीं करने दे सकता था। आप देखिए आप बोलते रहिए, अब आप दोनों पैरेलल में बोलते रहिए, समानांतर में कोई किसी को सुन ही नहीं पाएगा। अनुराग भदौरिया, ये जो उमेद पहलवान नाम का शख्स सामने आ रहा है, जिसे समाजवादी पार्टी का नेता कहा जा रहा है, क्या आप लोग ये पता करेंगे आपके पार्टी का नेता है या नहीं है, और अगर है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, आपके चैनल पे ये जो फर्जी बैठे इनसे पूछो 5 आदमी का नाम बता दे जिनको इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर दिया हो, बस मदद की हो, मैं जान जाऊंगा ये आदमी हिंदुस्तान की बात करता है। 5 आदमी नाम का 5 आदमी का नाम बता दे फर्जी। ठीक है, मैं उनसे पूछ लूंगा कि 5 लोगों के नाम बताइए, लेकिन उमेद पहलवान के खिलाफ कार्रवाई करेगी समाजवादी पार्टी, ये तो आप बताइएगा ना, ये भी विनोद बंसल बताएंगे। नाम बताओ। ये लॉनी पे नहीं बोलेंगे। मैंने क्या बोला अनुराग भदौरिया जी, उमेद पहलवान जो समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है, जिसकी संदिग्ध भूमिका इस पूरे मामले में, जिस पर आरोप है कि उसने इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, क्या उसे पार्टी से निकालेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप लोग। ये समाजवादी और समाजवादी दोनों पकड़े गए, इकबाल होना चाहिए। अब ये दोनों पकड़े गए, इसकी जिम्मेदारी बनती है, कोई व्यक्ति देखो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, इनके नेता की जिम्मेदारी। चलिए मेरे पास समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनुराग भदौरिया, विनोद बंसल, विक्रम सिंह जी, सुरेंद्र राजपूत जी। लेकिन ये सवाल जस का तस है, क्या राजनीतिक दलों की कोशिश यही है कि इस बहाने वोटों की फसल उगाई जाए उत्तर प्रदेश में, चूंकि आने वाले दिनों में यूपी में चुनाव है। गाजियाबाद में बुजुर्ग से मारपीट की घटना को लेकर एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रहे हैं। अब एक और वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में सद्दाम नाम के आरोपी का वो बयान है जो उसने पुलिस कस्टडी में दिया है। आपको याद दिला दें कि सद्दाम वही आदमी है जो बुजुर्ग अब्दुल समद को मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर के घर ले गया था। इस वीडियो में सद्दाम ने माना है कि उसने भी अब्दुल समद से तांत्रिक क्रिया कराई थी। आप सुनिए कि घटना वाले दिन के बारे में सद्दाम ने पुलिस को क्या बताया। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा मोहना सद्दाम है सर। मैं मोड़ी का रहने वाला हाफिजपुर थाना सोसाइटी में रहता हूँ। मैं लोनी बॉर्डर थाना लगता है सर। ये मेरे लड़के का, मेरी घरवाली का दूध नहीं कर रहा था, मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा था। हाँ। तो सर आके मैं बोला सूफी जी ऐसे मैंने सूफी जी के पास फ़ोन करा था। हाँ। सूफी जी बोले एक काम कर, 3 अंडे 3 लड्डू, 1 सिगरेट, 1 अगरबत्ती का पैकेट लिया जाके। बोले ठीक है, जाके ले आया, 7 बार उतार के ना कुत्ते को खिला दिए। ठीक है सर। मैं बोला सूफी जी आप कब आओगे? मैं 2-3 दिन में आऊँगा, मेरी तबीयत ख़राब है। तो सूफी जी 5 तारीख को आए। 5 तारीख के बाद आए तो वो इम्तियाज़ भाई के पास आए थे। इम्तियाज़ भाई बोले मुझसे इनको लेके बनथला चला गया परवेज़ के यहाँ पर। मैं चला गया, परवेज़ का फ़ोन आता रास्ते में। तो परवेज़ बोला कहाँ पर? मैं बोला रास्ते में। उन्होंने आ लिया 5 मिनट में। ठीक है आ जा। तो वहाँ गया सर, तो मैं सूफी को लेके पहुँच गया। तो वहाँ पर किसी ने, परवेज़ ने फ़ोन करा आदिल को। आदिल के साथ 3-4 लड़के आए। तो फिर इम्तियाज़ भाई के पास फ़ोन करा परवेज़ ने। उन्होंने ऐसे ऐसे सूफी जी ऐसे कह रहे हैं, तेने इंतजार ने करवाया है तेरे ऊपर, अपना घर बस करवाने के ऊपर। उन्होंने इसके घर को मेरे ऊपर करवा दे। ठीक है। तो सर इनमें फिर इंतज़ार को बुलाया वहाँ पर। तो सूफी वहाँ पर नाट गया। सूफी वहाँ पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई कल्लू ने। वहाँ पर मौजूद थे, ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर। परवेज़ के भी थे 5-6 लड़के। ठीक है सर। तो वहाँ पर आने के बाद अनस, आवेश, आदिल, बिहारी, बाबू बिहारी और आवेश। जी सर। आप कहाँ थे वहाँ उस समय? जी सर। आप उस समय कहाँ थे? मौजूद था सर मैं वहाँ पर। तो इस तरह के बयानों से धीरे धीरे ये साफ हो रहा है कि मामला आपसी रंजिश का था और देखिए किस तरीके से इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।